हेलो एवरीवन, कैसे हो। जैसा कि आपने शॉर्ट वीडियो में देखा होगा कि आज अपना टॉपिक है राजनीति का अपराधीकरण। अब इस टॉपिक के पीछे का रीज़न देखा जाए तो हाल ही में एडीआर रिपोर्ट मतलब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें यह पाया गया कि भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्य मंत्रिमंडल में मंत्रियों सहित लगभग 47% मंत्रियों ने अपने विरुद्ध आपराधिक दर्ज होने का हलफनामा जारी किया गया था। इसके तहत ये राजनीतिक अपराधीकरण मुद्दा चर्चा में आया था। अब मैनली देखा जाए तो राजनीतिक अपराधीकरण होता क्या है, तो सिंपल भाषा में देखा जाए तो राजनीति एवं चुनावी प्रक्रिया में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की भागीदारी एवं उनका प्रवेश, इसको राजनीतिक अपराधीकरण की संज्ञा दी गई थी। अब राजनीतिक अपराधीकरण के पीछे के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक अपराधीकरण है तो इसके पीछे कुछ कारण भी तो होंगे ना। तो इसमें पहला कारण था राजनेता और अपराधी गठजोड़ या गठबंधन। बोहरा समिति ने एक रिपोर्ट जारी की थी 1993 के अंदर, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया था। अभी एक बार आरपीएससी और यूपीएससी दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बोहरा समिति का संबंध किससे था। इसका मतलब राजनीति और चुनावी प्रक्रिया के मध्य जो गठजोड़ उसको बोहरा समिति में डिटेल किया गया था। दूसरा था विजयी होने की संभावना। ऐसा बताया जाता है कि जो राजनीतिक आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे उनके विजयी होने की संभावनाएं ज़्यादा है। जैसे कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की 15.3% है और जो बिना आपराधिक प्रवृत्ति के हैं उनकी 4.4% है। ये एडीआर रिपोर्ट 2024 के अंदर बात बताई गई है। तीसरी कहानी है चुनाव में उच्च लागत। अब धनबल और जनबल के आधार पर, मतलब एडीआर रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भाई जो उच्च लागत है वो धनबल से प्राप्त होगी, तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ज़्यादा सफल हो पाएंगे इस मामले में। चौथा है धीमी न्याय व्यवस्था, मतलब जो आपराधिक प्रवृत्ति के कानून के तहत जिनके लोगों पर जो अपराध मुकदमे लगे हुए हैं उनका सही समय पर निस्तारण नहीं होना। 2009 से देखा जाए तो आपराधिक पर उम्मीदवारों की संख्या में 55% की वृद्धि हुई है। चौथा कारण है पहचान की राजनीति। अब भारतीय राजनीति वर्तमान टाइम पे समाज, धर्म और राजनीति मतलब लिंग के आधार पर बटी हुई है। इसमें मतलब जो लोग ज़्यादा संख्या में उनके ज़्यादा लोग उम्मीदवार बने हुए हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि भाई इसका क्या प्रभाव पड़ेगा राजनीतिक अपराधीकरण का, लोकतंत्र पे हो या चुनावी प्रक्रिया पे हो, इन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो पहला है कि विश्वसनीयता का ह्रास, विश्वसनीयता कम होगी। ऑब्वियसली बात है कि भाई जो लोकतंत्र है वो पीपल बाय पीपल फॉर पीपल विद वाला सीन है। अगर इसमें मान लें ऐसे लोगों का प्रवेश होगा तो विश्वसनीयता तो कम होगी। दूसरी बात है कानून का उल्लंघन करने वाले ही कानून का निर्माता बन जाएंगे। मतलब अब केंद्रीय मंत्रिमंडल हो या राज्य मंत्रिमंडल हो, उसमें मंत्रियों के विरुद्ध अगर आपराधिक प्रवृत्ति के हैं तो वही लोग कल के जाए कानून बनाए जाएंगे और वही कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। तीसरा बात है अनुचित चुनावी प्रक्रिया, भ्रष्टाचार, मशीनरी का गलत उपयोग होएगा। चौथा है सरकारी मशीनरी पर दबाव बढ़ेगा। पांचवा है नैतिक मूल्यों का आहास होगा। और एक देखा जाए तो एक संस्थागत भ्रष्टाचार को और बढ़ावा मिलेगा। ये इसके मैनुअली प्रभाव हो जाएंगे। अब इनको कम, राजनीतिक अपराधीकरण को कम करने के लिए कानूनी और संवैधानिक कौन कौन से प्रयास किए गए। तो पहला देखते हैं अपन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो 1951 वाला है। उसमें पहली धारा है धारा 8। धारा 8 के तहत क्या लिखा हुआ है, 2 वर्ष तक अयोग्य घोषित किया जाएगा जो आपराधिक प्रवृत्ति का होगा। दूसरा है धारा 11। धारा 11 में क्या है, निर्वाचन आयोग के पास ये पावर दी गई थी कि वो जो अयोग्यता की अवधि है ना उसको कम कर सकती है। अभी आपने देखा होगा 130वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ, अमित शाह जी ने पेश किया था। तो उसमें यह था कि भाई 30 दिन तक जेल में रहने वाले को मतलब या तो उसको अयोग्य करो या फिर 5 वर्ष की सजा के लिए आधार घोषित किया गया था उसमें। अब इसमें न्यायिक निर्णय कौन कौन से दिए गए थे। तो पहला न्यायिक निर्णय तो था भारत संघ बनाम एडीआर 2002। इसमें था हर मतलब सभी जो उम्मीदवार है वो हलफनामा प्रस्तुत करेंगे। दूसरा था लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2013। इसमें क्या था, 2 या 2 से अधिक पर मतलब 2 या 2 से अधिक साल भर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा उसको, अगर चुनावी प्रक्रिया में विलंब हो रहा है तो।
तीसरा था PIL, पब्लिक इंटरेस्टेड फंड बनाम भारत संघ 2019। इसमें था राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार का हलफनामा सोशल मीडिया, वेबसाइट और समाचार पत्रों में प्रकाशित करेंगे। ये 3 इसके जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे रखे हैं। अब आगे की राह मतलब इनको कम कैसे किया जा सकता है, तो इसका पहला है कि भाई झूठे हलफनामा के लिए दंड बढ़ाया जाना चाहिए। जो लोग हलफनामा झूठा प्रस्तुत करते थे उनके लिए दंड की अवधि ज़्यादा बढ़ाई जानी चाहिए, न्यूनतम 2 वर्ष, या फिर इसको अयोग्य का आधार घोषित कर देना चाहिए। 244 विधि आयोग की रिपोर्ट थी, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था कि भैया तो 2 वर्ष या इससे अधिक, या फिर उसको अयोग्य का आधार ही घोषित कर देना चाहिए झूठे हलफनामा को। दूसरा पॉइंट है निर्वाचन के लिए समर्पित पीठ। अब सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, इनके पास पहले से पेंडिंग मामले खूब चल रहे थे, तो इस मामले में जो आपराधिक प्रवृत्ति के मामले, इनका सही समय पर निस्तारण नहीं हो पाता। इसके लिए एक समर्पित पीठ, अलग से बेंच इनको बना देनी चाहिए। तीसरा है लोक प्रतिनिधि अधिनियम धारा की जो 11 धारा है ना, उसमें जो निर्वाचन आयोग के पास ये पावर दी गई है कि भाई वो अयोग्यता की समय सीमा को कम कर सकता है, उसको संशोधन करना चाहिए। चौथा है वित्तीय एवं पारदर्शिता संबंधी सुधार के लागू किए जाने चाहिए। मतलब ये है कि RTI 2005 के तहत राजनीतिक दलों को इसके दायरे में लाना चाहिए। अब ये था आज का मुद्दा। अब क्वेश्चन था कि भाई राजनीति का अपराधीकरण, लेकिन ये क्वेश्चन रेलिवेंट हो रहा है चुनावी आयोग में सुधार कैसे किए जाने चाहिए, चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शिता एवं निष्पक्ष रूप से कैसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए, या फिर राजनीतिक दलों को 2005 RTI के अधिनियम के दायरे में लाना, इसके ऊपर था ये मुद्दा। थैंक यू।